Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Okay, good morning. Okay, so chapter number 16 of our NCERT class 11 syllabus. The topic you can see is probability. Okay, so let's understand probability. So let me ask you a question. What is the probability that you will understand probability? What is the probability that you will understand probability as a concept? You will understand probability. What is the probability of that? Yes, that is fine. बट क्वेश्चन नहीं समझे आप। आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी? बताओ। नहीं आएगी समझ में? आई एम नॉट श्योर कि आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी कि नहीं आएगी। आ जाएगी पक्का? सो द आंसर शुड बी यस। 100% प्रोबेबिलिटी, या 100 नहीं तो 99 ले लो, 1% का चांस ले लो। if you are here at Learners Academy, there's 100% probability that you will understand probability. Okay, do not consider it as a marketing technique, है ना? क्योंकि बाकी सारे चैप्टर समझ में आया तो ये भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? ओके, चलिए। सो प्रोबेबिलिटी हम पहली बार नहीं सुन रहे, अपन बिल्कुल कैजुअल बात करेंगे, है ना? बिल्कुल कैजुअल। प्रोबेबिलिटी हम पहली बार नहीं सुन रहे, हम क्लास 9th में सुनते हुए आए, हम क्लास 10th में सुनते हुए भी आए हैं, ठीक है? और अभी अपन क्लास 11th में आ गए हैं। सो प्रोबेबिलिटी मीन्स, जब अपन बात करेंगे तो सिंपल सी जो सबसे पहली चीज माइंड में आती है वो आती है पॉसिबिलिटी, राइट? जो भी सबसे पहली चीज माइंड में आती है प्रोबेबिलिटी वर्ड सुनते ही, वो आती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है? क्योंकि लाइफ में बहुत सारे घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी संभावना सोचनी पड़ती है। सर क्यों जरूरत पड़ी है सोचने की? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, देखो प्रोबेबिलिटी है ना इज ए लॉजिक बेस्ड टॉपिक। क्या है? लॉजिक बेस्ड टॉपिक। लॉजिक बेस्ड टॉपिक मतलब इसको करने में अगर आपको, लेट से एक क्वेश्चन को करने में लेट से आपको 4-5 मिनट लग रहे हैं, तो 5 मिनट में से 4 मिनट तो लॉजिक ही चलेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो मुश्किल से 1 मिनट की या आधे मिनट की या 10 सेकंड की रहेगी, इसे मान के चलो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो मामूली से इतनी सी होती है। उसके लॉजिक बेस्ड जो रूल्स हैं वो सोचने में आपको मैक्सिमम टाइम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। पूरा चैप्टर इज अबाउट लॉजिक, है ना? लॉजिक के बारे में बात करेंगे, या यूं कह सकते हो कि थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, बजाय कि अभी तक अपन जो चैप्टर पढ़े वो ज्यादा मोर प्रैक्टिकल थे, थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक है, ठीक है? अच्छा, इसके इम्प्लीकेशन नॉट ओनली इन 11th, क्लास 12th में तो बहुत विशाल का प्रोबेबिलिटी आएगी। इस साल तो आपको कैजुअल प्रोबेबिलिटी लगेगी थोड़ी सी, बस थर्ड एक्सरसाइज में थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आएगी, बाकी एक्सरसाइज 1 एंड 2 तो आप यूं ही निपटा दोगे, है ना? ठीक है, 3 एक्सरसाइजेस हैं हमारे इस साल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है? क्लास 12th में तो बड़ी विकराल रूप लेके आएगी, है ना? ये भी चलो छोड़ो, 11th 12th भी छोड़ो, आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे, वॉट एवर द कंपटीशन एग्जाम इज, लाइक अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, या कुछ आप जॉब अप्लाई करते हो, जॉब के लिए भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, या एनी कंपटीशन एग्जाम्स, प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है? और ये बात में भी कोई दोहराया नहीं कि बच्चे अगर आपको क्लास 10th तक प्रोबेबिलिटी अच्छी आती है तो 11th की भी आ जाएगी, है ना? क्योंकि 11th में ऐसा कुछ ज्यादा है ही नहीं। क्लास 10th का है, आई कैन से 75% तो क्लास 10th का ही है, कुछ 25% एक्स्ट्रा है, वो एक थर्ड एक्सरसाइज में मैंने बताया, जैसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रही है ना। चलो बात करेंगे मीनिंग की। तो प्रोबेबिलिटी, पहली वर्ड जो माइंड में आती है पॉसिबिलिटी। अब बात करें सर पॉसिबिलिटी क्यों पढ़ने की जरूरत है? बिकॉज लाइफ जो है हमारी वो अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, अनसर्टेनिटी से भरी हुई। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, सपोज करो, चलो छोटी सी बात करता हूँ कि आज है ना मुझे एक मकान बनाना है, मकान बनाना है तो मुझे उसका मटेरियल वगैरह सब कुछ लाना है। जैसे सपोज करो बिल्डिंग बनी, अभी बिल्डिंग बनी तो मेरे को यहाँ पे इसको बनाने के लिए ईंट बजरी सीमेंट वीमेंट सब लाना पड़ा। अब यहाँ पे पहले तो कुछ था ही नहीं, पहले कुछ था ही नहीं, तो मैं सीमेंट लेके आया, वो भी मैंने रोड पे रखा, यहाँ पे रखा, बगल में बगल वाले बाड़े में रख दिया, या पत्थर भी रख दिया, ईंट भी रख दी। अब मान लो मैंने बहुत सारा सीमेंट लेके रख दिया, है ना? मेरे को डिस्काउंट मिल रहा था, उसने कहा एक साथ ही पूरा ले ले, 10% 20% डिस्काउंट, तो मैं लालच में आ गया और मैंने रख दिया, और उसी रात को आ गई बारिश। तो हो गया ना, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, कितना सारा नुकसान हो गया मेरा। तो हर चीज करने से पहले आपको क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है सोचना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वी आर नॉट गॉड कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट वी कैन एक्चुअली रिड्यूस
अवर लॉस, है ना। थोड़ा सा मेजरमेंट कर लें तो हमारा जो नुकसान ज्यादा हो सकता था वो हम थोड़ा कम कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है टू मेशर, टू मेशर द अनसर्टेनिटी, टू मेशर द अनसर्टेनिटी। भाई जो अनसर्टेनिटी होने वाली है उसको थोड़ा सा हम मेशर कर लें मैथमेटिकल टर्म्स में, और उस हिसाब से हम एक लॉजिक बेस्ड डिसीजन लें। उस हिसाब से हम डिसीजन लें कि यार बारिश का मौसम है, एक काम करते हैं, इतना सारा ट्रक पूरा का पूरा सीमेंट का नहीं उतरवाते हैं, एक एक ट्रैक्टर उतरवाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सीमेंट उतरवाते हैं कि इनकेस बारिश भी हो जाए तो ज्यादा नुकसान ना हो। बाकी हम रोक भी नहीं सकते, काम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि मकान भी बनाना है ना। बहुत सारी बातें सोच के अपने को विचार करना पड़ता है, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आजकल तो इतने एडवांस्ड हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि वेदर फोरकास्ट पहले बता देता है कि इतने परसेंट चांसेस है, आजकल फोन में आ जाता है 67% चांसेस आज रेन आएगी। ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, क्लास 11, क्लास 12, थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है ना। तो देखो, चार क्लासेस की मैं बात करूं अगर, फिर अपन इस क्लास के बारे में बात करेंगे। चार क्लासेस की अगर मैं बात करूं, सो क्लास नाइन्थ के अंदर, देन क्लास टेंथ के अंदर, और फिर अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, नया क्या सीखेंगे, मतलब नए की बात करेंगे। बाकी तो वही घूमी फिरी हुई चीजें कहेगा, प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी वही, मतलब आपको लगेगा कि टेंथ से ज्यादा डिफरेंस है नहीं। थोड़ी सी ये मान के चलो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब अपन 11th में आ गए। सो क्लास नाइन्थ में, क्लास टेंथ में हमने सीखी थी दो इंपॉर्टेंट अप्रोच। यहाँ पे हमने सीखी थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे हमने, मैं डेफिनेशन के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं क्या डेफिनेशन है, नई चीज और कैजुअल चीज बात करेंगे ना। क्लास टेंथ में अपन ने थ्योरेटिकल अप्रोच सीखी, और उस थ्योरेटिकल अप्रोच का ही बहुत बड़ा रोल है आगे की प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच तो आएगी आएगी क्लास 11th में, अभी मतलब इसी से स्टार्ट होगी अभी की प्रोबेबिलिटी जो अपन ने टेंथ में सीखी थी। अभी बताएंगे ये क्या है, ये क्या है, आपको थोड़ा याद दिलाएंगे, आपको आता है वैसे तो। इस साल जो एक्सरसाइज नंबर 11 पॉइंट सॉरी 16.3 में अपन नई अप्रोच सीखने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस साल हम सीखने वाले हैं, और अगले साल इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे बोर्ड एग्जाम्स की बात करें या फ्यूचर एग्जाम्स की बात करें ना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस साल नया सीखेंगे, इस साल नया सीखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 16.3, लास्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। ठीक है, बाकी 16.1 में, 16.2 में वही घुमा फिरा के जो 9-10 में प्रोबेबिलिटी सीखी थी उसी के थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के और थोड़ी सी भाषा को चेंज करके ये यूज करेगा। हाँ, एक और चीज, क्लास 11th में अपन प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी एज ए होल, क्लास 11th की जो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूँ, कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी, क्लास 11th की जो टोटल प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसमें इन कॉम्बिनेशन विथ आपको यूज करना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। ऐसे कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के साथ रोल रहेगा किसका, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। हालांकि पहले भी रहता था, पहले भी रहता था, क्लास 9 एंड क्लास 11th में, 10th में भी रहता था, लेकिन आप उस टाइम जानते नहीं थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है, नहीं जानते थे। तो वहां पे दूसरी भाषा में उसको समझा दिया जाता था, दूसरी भाषा, भाषा बदल के समझा दिया, लेकिन एक्चुअली यूज तो अपन वहां पे भी करते थे परमुटेशन। अभी यहाँ पे अपन जानते हैं तो थोड़ा बिल्कुल खुल के करेंगे इसका यूज, है ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी के साथ रोल रहेगा क्लास में। प्लस प्लस प्लस, यस वेरी इंपॉर्टेंट, सेट्स। सेट्स नहीं जानते थे पहले क्या होता था, पहले नहीं जानते थे सेट्स क्या होता था, अभी अपन सेट्स का भी सहारा लेंगे प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए। ठीक है, डन, क्लियर, कोई इंपॉर्टेंट, कोई इसमें अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है ना, सेट्स का सहारा कैसे लेंगे, जैसे पहले अपन बात करते थे टेंथ की फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, है ना, टोटल आउटकम्स क्या हैं, बस ऐसे लिख देते थे, ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं, ऐसे लिख देते थे। अभी अपन उसका सेट बना के लिख देंगे, सेट बनाते हैं ना, कर्ली ब्रेसेस, तो वो वही चीज अब सेट थ्योरी में आ जाएगी एक तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ये अप्रोचेस हमने सीखी थी। एक्सोमेटिक अप्रोच तो जब आएगी तब मैं बताऊंगा, अभी इस साल नहीं है। इन दोनों में क्या होता था देखो, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एंड थ्योरेटिकल अप्रोच क्या कहती थी, थ्योरेटिकल अप्रोच तो ये कहती थी कि जैसे सपोज करो एक सिक्के को टॉस किया, तो थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वो तो खैर चलो प्रोबेबिलिटी कहती है कि या तो हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच क्या कहती है कि हेड और टेल आने के बराबर के चांसेस हैं। हाफ प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या कहती है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ये कहती है कि आपको एक सिक्के को उछालने में हेड आएगा या टेल आएगा ये पता लगाने के लिए, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी टेल, ये पता लगाने के लिए
आप उसको 50 बारी पहले उछाल लो, आप 100 बारी पहले उछाल लो, लेट से 100 बारी में 80 बारी हेड आया था, तो यानी कि अब 101 टाइम्स भी अगर आप उसको थ्रो करोगे, मतलब 101 टाइम भी उसको आप थ्रो करोगे, तो हेड आने के चांसेस 80% है। ये तो कहता था 50-50% है, वो कहता था कि पिछली 100 में से 80 बार हेड आया है ना, तो अब 80% चांसेस हेड के हैं, 20% चांसेस टेल के। तो ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा। इसमें अपन ये कह सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रीवियस ट्रायल्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रीवियस ट्रायल्स, पहले जो ट्रायल हमने किया है उस पे। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होंगी जो मैं जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताता जाऊंगा। कई बार देखो ये लॉजिक बेस्ड टॉपिक है ना, कई बार एक कुछ आगे की चीजें भी बतानी पड़ती है, जैसे क्लास 12th में वर्ड आएगा ट्रायल, लेकिन अभी बताने की जरूरत है मुझे, तो मैं बताता जाऊंगा साथ के साथ। ट्रायल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं तो वो ट्रायल बन जाता है। एक्सपेरिमेंट जैसे टॉस किया एक कॉइन को, तो वो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसको 10 बार ही टॉस कर लिया तो वो हर एक एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, एक एक ट्रायल हो गया, एक एक ट्रायल हो गया, ठीक है। तो पुराने नंबर ऑफ ट्रायल्स पे क्या क्या रिजल्ट्स आया था उस पे बेस्ड जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रूल। 9th में सीखी थी हमने। 10th में अपन ने पुराने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, पुराने ट्रायल्स के बेसिस अपन जनरल बात कर रहे थे कि कॉइन को टॉस किया, 50% चांसेस हेड के, 50% चांसेस, ये होता है थ्योरी बेस्ड अप्रोच। और इस साल जो नई चीज सीखने वाले हैं अपन, एक्सोमेट्रिक अप्रोच, वो आएगी जब बताएंगे। ठीक है, डन। अच्छा जी, क्लास 11th में जो प्रोबेबिलिटी अपन पढ़ेंगे उसमें 3 एक्सरसाइजेस हैं, उसकी एक्सरसाइज नंबर 16.1 जो है, एक्सरसाइज नंबर 16.1 जो है बेटा, वो 16.1 का मेन मोटो है हाउ टू राइट रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओ, हाउ टू राइट सैंपल स्पेस, हाउ टू राइट सैंपल स्पेस, है ना। पूरी एक्सरसाइज में सैंपल स्पेस वो आपसे लिखवा रहा है। आप वैसे तो जानते हो 10th में मैंने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था ना, क्योंकि मेरी एक आदत है थी आगे क्या होने वाला है मैं थोड़ा बहुत एडवांस में बता देता हूँ, ताकि जब वो चीज आए तो आपको यूज टू आप उससे रहो। तो 10th में सैंपल स्पेस बुक में यूज नहीं हुआ है वर्ड, लेकिन मैं आपको पढ़ाता था तो मैं आपको बोलता था कि ये इसका सैंपल स्पेस है ना। अभी अपन डिटेल में सीखेंगे सैंपल स्पेस होता क्या है और फिर उसको लिखते कैसे, हाउ टू राइट सैंपल स्पेस, ये 16.1 का मेन टॉपिक है। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन की बात करें तो कुछ नहीं, बस आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, और उसके बाद फिर अपन देखो ये क्लासिकल थ्योरी भी थी, है ना। क्लासिकल थ्योरी 10th में सीखी थी, देखो ये खुद कह रहा है, ये 10th में सीखी थी क्लासिकल या थ्योरेटिकल। और उससे पहले 9th में क्या सीखी थी, स्टैटिस्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल, है ना। पहले स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है, कितनी बार टेल आया था, या पुराना पास्ट रिजल्ट्स क्या कहते हैं, वो थी स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत इसको पढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर मेन तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आ गया, है ना। और इस साल अपन एक्जियोमेट्रिक अप्रोच पढ़ने वाले हैं, तो कह रहा है वो पुराने पहले क्या क्या पढ़ा और इस बार अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये बात हो गई। ठीक है, चलो। तो आपने प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाल दी, ठीक है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली, डेफिनेशन की बात करें, प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली व्हाट, द स्टडी ऑफ एक छोटी सी कैजुअल डेफिनेशन लिख लो, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ uncertain, the study of measurement of uncertainty of events, इवेंट्स यानी कोई भी घटना है, ठीक है। द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स, सिंपल सी डेफिनेशन है ना। नेसेसरी, अच्छा उसकी जरूरत क्या है, इट इज नेसेसरी सर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स फॉर द पर्पस, पर्पस क्या है हमारा, ये नेसेसरी क्यों है, फॉर द पर्पस टू लोअर डाउन द रिस्क। भाई पर्पस तो यही है कि कम से कम हमारा किसी भी घटना से, किसी भी अनसर्टेनिटी से नुकसान हो, इसलिए इसको मेजर करते हैं। फॉर द पर्पस टू लोअर द लोअर द रिस्क, फॉर द पर्पस टू लोअर द रिस्क, है ना। ठीक है, कम से कम हमारा नुकसान। ठीक है, अब बात करेंगे 3 तरह की अप्रोचेस थी, है ना। तो प्रीवियस रिवीजन की अगर बात करें, प्रीवियस रिवीजन की बात करें, देखो प्रीवियस रिवीजन जो भी अभी बात कही उसको लिख देते हैं। प्रीवियस रिवीजन की अगर बात करें तो 3 तरह की अप्रोचेस हमने सीखी थी। क्लास
नाइन्थ में कौन सी थी? देन क्लास टेंथ में? और फिर क्लास इलेवन में इस साल कौन सी थी है? ओके। क्लास नाइन्थ में कौन सी बताई मैंने, बताओ। एक्सपेरिमेंटल ऑब्लिक स्टेटिस्टिकल, जो वर्ड आपकी बुक में यूज हुआ है वो भी लिख देता है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्लिक स्टेटिस्टिकल अप्रोच। होती क्या है मैंने बता दी, ज्यादा डिटेल में जाएंगे, नाम नाम लिख देंगे, स्टेटिस्टिकल अप्रोच। ठीक है ना। और ये क्या थी, क्लासिकल या फिर थ्योरेटिकल या फिर क्लासिकल अप्रोच? क्लासिकल अप्रोच। और ये क्या है इस साल जो अपन सीखने वाले हैं, एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक है, डन। ये हो गया प्रीवियस रिवीजन। ठीक है, अब इस साल जो अपन सीखने वाले हैं, अपन पहले से जैसे मैंने कहा कि सैंपल स्पेस लिखना सिखाएंगे, तो उससे पहले अपन बात करेंगे इस साल के टर्म, कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। मेन तो दो तीन टर्म्स हैं, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं, ना। ठीक है। सो लिख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आपकी बुक के कुछ लॉजिक्स को यूज करेंगे, बुक की डेफिनेशंस का भी हम सहारा लेंगे। तो आपकी बुक क्या कहती है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा एज पर अवर स्टेटिस्ट एज पर अवर प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जब वो दो बातों को पूरा करे। कितनी बातों को पूरा करे? दो बातों को। पहली बात, उसके जो आउटकम्स आने हैं, उसका जो रिजल्ट्स आना है, जो होना है उस एक्सपेरिमेंट से, वो एक से ज्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक्सपेरिमेंट का एक ही आउटकम होता हो तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। वो तो पता है फिर हमको क्या होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट वो साइंटिस्ट वाले एक्सपेरिमेंट से करेक्ट मत कर देना। जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर आप, जैसे अभी आप तो खैर हो नहीं पीसीएम स्टूडेंट, जो पीसीएम स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो नहीं। क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, हमको करीब करीब पता होता है। जैसे आपको टीचर बता रहा है कि ये इसके साथ ये मिला दो, ये मिला दो, तो ये आएगा, तो आपको भी पता है ये आएगा, टीचर को भी पता है। तो वहां पे वो प्रोबेबिलिटी वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी वाले एक्सपेरिमेंट में आपको पता नहीं होना चाहिए क्या आएगा, क्या होगा। ठीक है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट दो बातों को पूरा करे, एक तो एक से ज्यादा नंबर ऑफ आउटकम्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही आउटकम हो। और हर एक आउटकम, मतलब हर एक एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आएगा, वो आउटकम आपको पहले से पता होना नहीं चाहिए। मतलब आप ऐसे अंदाजा भी ना लगा पाओ कि ये आएगा, आप ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ, मतलब प्रिडिक्शन अलाउड ना हो, या प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं, उसके आउटकम को अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा पहले से, है ना। तो फिर उसको अपन क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो आपकी बुक क्या कहती है, an experiment is called a random experiment if it satisfies the following two conditions. एक तो it has more than one possible outcome, it is not possible to predict the outcome in advance। पॉसिबल नहीं है एडवांस में कि ये आएगा और ये नहीं आएगा, ये बताना। चलो लिख दो, दो बातें। any experiment, any experiment is is called a random experiment, is called a random experiment if it satisfies, if it satisfies the following two conditions, if it satisfies the following two conditions. What are the following two conditions? The conditions are, पहली condition, there are more than one possible outcome, है ना। It has more than one possible outcome, कैसे लिख लो, there are more than one possible outcome।
ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एनी आउटकम इन एडवांस। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट समझते हो ना, अंदाजा लगाना, प्रिडिक्शन करना। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एनी आउटकम इन एडवांस। तो प्रोबेबिलिटी वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये दो जो शर्तें हैं पूरी करना चाहिए। एक तो एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए, और एक जो है पहले से आप प्रिडिक्ट ना कर पाओ, तो वो रैंडम, ये दो बातें पूरे करते हुए एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। उन पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट में पैक कर दें। सेट आप समझते हो, आप समझ, क्लास फर्स्ट में, सॉरी चैप्टर फर्स्ट में अपन ने सीखा था, क्लास 11th में। तो उसको अगर एक सेट में पैक कर दे, देखो एक तो कैजुअली बोल दिया कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये तो हो गई जनरल कैजुअल बात करना, है ना। और एक उसको एक कॉन्सेप्ट में, एक सेट में पैक करके उसके आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं, सैंपल। नेक्स्ट कुछ टर्म्स लिख रहे हैं अपन अभी, एक्सरसाइज 16.1 की तैयारी कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस, है ना। तो आप बिल्कुल एज पर योर एनसीईआरटी में चल रहे हैं, तो आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस का नेक्स्ट टॉपिक, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस, दोनों के बारे में सीखेंगे। अभी अपन सैंपल स्पेस सीखेंगे, फिर बाद में 16.2 में आ जाएगा इवेंट स्पेस, है ना। अभी अपन सीखेंगे सैंपल स्पेस। देखो अपन ने सिक्का उछाला, ये तो है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें हेड आना, ये है इवेंट। उसके आउटकम्स में क्या क्या हो सकता है, वो उनको कहते हैं अपन इवेंट्स। तो सपोज करो एक डाइस उछाला, तो सैंपल स्पेस तो होगा 1 2 3 4 5 6, जो जो हो सकता है सब लिख दिया। और मैंने कहा कि इवन नंबर आना, तो इवन नंबर आना यह है एक इवेंट, एक इवेंट है इवन नंबर आना। जैसे इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2 4 6, तो सैंपल स्पेस तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। और इवेंट स्पेस क्या होगा, 2 4 6। तो सैंपल स्पेस भी एक सेट है, इवेंट स्पेस भी एक सेट है, उस इवेंट स्पेस उस सैंपल स्पेस का सब सेट है। समझ में बात। तो उस इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट स्पेस क्या होते हैं, ज्यादा वैसे आप जानते हो कैजुअली, बट डिटेल में अपन 16.2 में सीखेंगे। 16.1 में आपको बस ये बताना है कि क्या क्या हो सकता है, उसमें से आपको आपके फेवरेबल क्या है उसका जो अपन सिलेक्शन करते थे ना, जैसे अपन ने 10th क्लास में तो क्या सीखी, प्रोबेबिलिटी एक ही फ्लो में सीख ली कि ये हो सकता है, ये फेवरेबल है, ये टोटल है, ये फेवरेबल, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अभी 16.1 में अब थोड़ा क्या डिटेल में चल रहा है। 16.1 में क्या करेगा, ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसकी, 16.1 में बात करेगा ही। 16.1 में तो क्या कहेगा कि ऐसा हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, बस वो बता दो, बस। मतलब सैंपल स्पेस को डिफाइन करेगा, टोटल पॉसिबल केसेस को डिफाइन करेगा, उसमें से फेवरेबल केसेस क्या होते हैं, कैसे पिक करते हैं, 16.2 में है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं भी ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। वैसे प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये सब होता है, लेकिन अभी 16.1 में है ही नहीं। तो वी विल टॉक इट अबाउट लेटर ऑन इन 16.2। ओके, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। सो आउटकम क्या होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल रिजल्ट है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, आउटकम। देखो डेफिनेशन एज पर योर बुक, a possible result of a random experiment is called its outcome. An outcome is a, an outcome hmm, an outcome can be defined as, can be defined as the possible result, possible result of a random experiment। ठीक है, अभी चैप्टर ऐसा है कि देखो कई बार क्या हो, आगे की बात, आगे जो अपन डिफाइन करने वाले हैं उस चीज का जिक्र पहले हो जाता है, क्योंकि लॉजिक बेस्ड है ना। अब जैसे आउटकम को डिफाइन तो अभी कर रहे हैं, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही हमने बता दिया देयर आर मोर देन वन पॉसिबल आउटकम।
आप बच नहीं सकते, आपको आगे की बात पहले करनी पड़ेगी, फिर कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, अरे यार पहले वो बात बताई थी उसको ऐसे इस तरीके से कनेक्शन है, ठीक है ना। एन आउटकम कैन बी डिफाइंड एज द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ एंड द सेट ऑफ all possible the set of all possible results या outcomes, all possible results, ब्रैकेट में लिख दो outcomes of a random experiment, of a random experiment is called its sample space. It's called its sample space. Its sample space. ठीक है ना। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का हमने क्या बना दिया। भाई देखो, सारे पॉसिबल आउटकम्स की बात अपन पहले भी करते थे, नहीं करते थे क्या, करते थे, लेकिन अभी उसका उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। पहले ऐसी चीजें बिखरी बिखरी रहती थी, यूं ही एवं ही प्रोबेबिलिटी की बात कर दी जाती थी, अभी थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेट सिस्टम में लेके आ रहे हैं ना, ताकि ट्वेल्थ में फायदा हो, ताकि ट्वेल्थ में कुछ कॉन्सेप्ट बन पाए जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है ना। सो पॉसिबल रिजल्ट्स को हमने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया, और सेट आप सब जानते हैं कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, दो फॉर्म्स होती है, रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। से इट इज डिनोटेड बाय लेटर एस, इट इज डिनोटेड बाय लेटर एस, इट इज डिनोटेड बाय लेटर एस, कैपिटल एस। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू कुछ इस टाइप से अपन लिख देते हैं ना, और फिर बीच में पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स बीच में किस भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, इवन ब्रैकेट्स भी बना सकते हैं, इसके अंदर तो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी आउटसाइड बाउंड्री सैंपल स्पेस की यही रहेगी, करली ब्रेसेस। ठीक है, डन, ओके, दैट्स इट। अब उसके, हाँ एक चीज और, इसके अंदर जो अपन हर एक पॉसिबल आउटकम लिख रहे हैं, एक एक जो सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम लिख रहे हैं, हर एक आउटकम को सैंपल पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, पूरा सेट तो क्या है, सैंपल स्पेस, और उसके हर एक आउटकम को क्या बोला जाता है, सैंपल पॉइंट। ईच आउटकम विच हैज बीन रिकॉर्डेड इन सैंपल स्पेस कैन बी डिटरमाइंड एज ए सैंपल पॉइंट। देखो क्या कहता है, ईच एलिमेंट, हाँ भाई देखो, जब अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो क्या है, उसके पॉसिबल आउटकम्स। अब उन आउटकम्स को आपने एक सेट में पैक कर दिया, तो सेट के अंदर की जो चीजें होती हैं उसको तो एलिमेंट बोलते हैं ना, सेट के एलिमेंट्स कहते नहीं कहते। तो अब सेट थ्योरी के डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि उस सैंपल स्पेस एक सेट है, उसका हर एक एलिमेंट क्या कहलाएगा, सैंपल पॉइंट कहलाएगा, है ना। या फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से करें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का हर एक आउटकम क्या कहलाएगा, सैंपल पॉइंट। तो ये बात भी लिख लो, थोड़ा थ्योरी हमारी मजबूत हो जाएगी। ईच ईच एंड ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और we can say we can say each element of sample space, each element of sample space is called a sample point, it's called a sample point। ठीक है, डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। हम्म, ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हैं और फिर एक्सरसाइज है।
ठीक है। अच्छा, एक नोट डाल के लिखें। एक एक्सपेरिमेंट को एक एक्सपेरिमेंट को 2 बारी या 3 बारी, एक से ज्यादा बारी करना, है ना, और उसी एक्सपेरिमेंट को साथ में करना 2 बारी 3 बारी, एक ही बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 सिक्के को उछाला और मैंने एक सिक्के को एक एक बार 2 बार उछाला, मतलब एक एक तो मेरे पास एक ही सिक्का है ना। सपोज करो मेरे पास है ना 2 सिक्के हैं, तो मैंने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाल दिए, उसके जो भी रिजल्ट आए उसको नोट कर लिया मैंने। अब मेरे को 2 सिक्के को एक बार उछालना है, लेकिन मेरे पास सिक्का एक ही है। तो मैंने एक आइडिया निकाला, चलो एक सिक्के को एक बार उछालता हूँ, उसका रिजल्ट नोट करूंगा, फिर वापस उसी सिक्के को उठाता हूँ, वापस दोबारा उछाल देता हूँ। तो ये दोनों एक ही बात है। जो उसका सैंपल स्पेस बनेगा वही इसका सैंपल स्पेस बनेगा। और इस तरीके से 2 सिक्के नहीं, 3 सिक्के भी हो सकते हैं, 4 सिक्के भी हो सकते हैं, 2 डाइस भी हो सकती हैं, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो एक नोट डाल के लिखो यहाँ पे आप। थ्रोइंग थ्रोइंग अ कॉइन ट्वाइस, थ्रोइंग अ कॉइन ट्वाइस, ट्वाइस और थ्राइस भी हो सकता है ना, ट्वाइस और थ्राइस, या फिर 4 टाइम्स भी हो सकता है ना, एक्सेट्रा चलता जाएगा। ठीक है ना। एंड throwing throwing 2 coins, 2 coins or 3 coins simultaneously, throwing 2 coins और 3 coins साइमल्टेनियस साथ में, है ना, साइमल्टेनियसली। क्या स्पेलिंग होती है साइमल्टेनियसली की, बताओ। साइमल्टेनियसली, ये होती है शायद, साइमल्टेनियसली आर कंसिडर्ड आर कंसिडर्ड the same random experiment, are considered the same random experiments, ठीक है ना, and they will have the same sample space, they will have the sample space। भाई एक्सपेरिमेंट ही सेम है तो सैंपल स्पेस भी सेम होगा। हैव द सेम सैंपल स्पेस। ठीक है, डन। अब अपन एक काम करते हैं, एक्सरसाइज तो नेक्स्ट उसमें चालू करेंगे अपन सेशन में। अभी अपन कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, जितना भी टाइम बचता है, ठीक है। ओके, आ जाइए। 16.1 अपन नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे और वन शॉट में इसको कवर करेंगे, है ना। सो नेक्स्ट सेशन में आप थोड़ा टाइम निकाल के, आज इवनिंग की क्लास है क्या कोई? इवनिंग में आ जाओ, नहीं तो आज इवनिंग में 16.1 खत्म हो जाएगी। हाँ, तो अब आ जाना, है ना। तो आज आज का ही खत्म करते हैं ना। भाई इजी इजी एक्सरसाइज को तो खत्म करते हैं, फिर थोड़ी बाद में थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम बचा के रखते हैं। ठीक है, चलो। जैसे कि क्या कह रहा है, तो 2 कॉइन्स, ए 1 रुपी कॉइन है 2 रुपये। अच्छा देखो, जब भी अपन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो अपन एक्सेप्शंस को साथ में नहीं लेंगे। ये बातें अपन प्रोबेबिलिटी 9th 10th में पढ़ते थे, तभी भी बताई हुई है कि ऐसा नहीं कहेंगे कि सर कॉइन बीच में अटक गया तो, 5 का सिक्का तो मोटा होता है, बीच में अटक गया तो, या कॉइन को बीच में से काट दिया तो, हवा में ही चला गया तो, ऐसे एक्सेप्शंस नहीं लेंगे, है ना। हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि कॉइन को उछाला तो नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं, हवा में लटकेगा, खड़ा भी नहीं होगा वो। और ऐसा भी नहीं कि वो शोले मूवी वाला कॉइन होगा कि दोनों साइड चिट होगा या दोनों साइड पुट होगा, ऐसा भी नहीं है। एक साइड चिट होगा, पुट, पहले चिट पुट बोलते थे, आजकल हेड टेल बोलते हैं, है ना। पहले चिटपुट बोलते थे, बीच में रुपया भारत बोलते थे, पैसा भारत, पैसा आया तो ठीक है, भारत आया तो ठीक है। और अब फिर मॉडर्न डे जो लैंग्वेज है हमारी, उसमें अपन क्या करते हैं, हेड या टेल। ओके, ठीक है। सो अगर हमने 1 रुपए का और 2 रुपए का कॉइन साथ में उछाला तो फाइंड ए सैंपल स्पेस। तो आप, मैंने क्या कहा, पूरी एक्सरसाइज 16.1 में आपको क्या सिखाएगा, हाउ टू राइट द सैंपल स्पेस। ठीक है ना, ये हमारा मेन मोटो रहेगा, हाउ टू राइट द सैंपल स्पेस।
कैसे उसके पॉसिबल आउटकम। तो देखो, कॉइन्स को अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि या तो देखो दो कॉइन है तो अपन क्या कह सकते हैं, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, या फिर अलग अलग नाम भी दिया हुआ है, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन। हर एक कॉइन में दो चीजें हैं, हर एक कॉइन में क्या है, दो चीजें हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से देखो भाई, पहला कॉइन है उसमें हेड आ सकता है, आ सकता है। अब एक कॉइन उछाल लिया, मान लो उसमें हेड आ गया, उछाल लिया, अब रुकोगे थोड़ा ना आप, उसने कहा भी दूसरा भी उछालो, या फिर दोनों साथ में उछालो, बात तो एक ही, मैंने कहा ना दोनों एक ही बात है। अपन एक बार अभी ऐसे मानते हैं कि पहले एक उछाला फिर दूसरा एक उछाला, है ना, ऐसे मान के चलते हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, बाकी दोनों को साथ में उछालने में एक ही बात है ना। तो पहले मैंने एक कॉइन उछाला, उसमें क्या आ गया, हेड आ गया, अब मैं रुका नहीं, मैंने 2 रुपए वाला भी कॉइन उछाला, तो उसमें भी हेड आ सकता है। तो ये हेड हेड ये पूरा एक सैंपल पॉइंट है, क्योंकि जब आप दो कॉइन उछाल रहे हो तो दोनों के रिजल्ट्स नोट करोगे ना, ये पूरा एक सैंपल पॉइंट। दूसरा सैंपल पॉइंट क्या बनेगा कि पहले में तो हेड आया था, बट दूसरे में क्या आ गया, टेल आ गया। ये दूसरा सैंपल पॉइंट है। कोई कहेगा जरूरी है क्या, पहले में भी तो टेल आ सकता है और दूसरे में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। ठीक है ना, कोई कहेगा जरूरी है क्या, पहले में भी टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, पहले में भी टेल आया, दूसरे में भी टेल आया। ठीक है ना, इसको करली ब्रेसेस में पैक करके एस लिख दो, ये बन गया हमारा सैंपल पॉइंट। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। अब देखो अंदर जाके आप ये ब्रैकेट बना रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो आपकी उस पर डिपेंड करेगा कितना सुंदर आप दिखाना चाह रहे हो। बाकी ब्रैकेट ना भी बनाए, सिंपली एच टी ऐसे भी लिख दें तो भी चलेगा। पैक किससे होना चाहिए ये, ऐसे करली ब्रैकेट से ये पैक होना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे तो दो सिक्के उछाल रहे थे, तो अपन ने उंगलियों पे काउंट कर लिया, ये हो सकता है। कई बार क्या सिक्के को मोर देन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स उछाल रहे हैं, या बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डाइस को 3 बार उछाल रहे हैं। तो लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने आइटम लिखने हैं, तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा। लिखने से पहले क्या पता होना चाहिए, कितने लिखने हैं। ठीक है ना। अब 4 लिखने हैं कैसे पता चला, क्योंकि एक कॉइन के दो ही रिजल्ट्स होते हैं, हेड या टेल। और आपने क्या करा, इसको 2 बार उछाला तो इंटू टू, तो पॉसिबल केसेस कितने, 2 इंटू 2, तो टोटल केसेस कितने हो गए, 4, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4। लेट से कॉइन को 3 बार ही उछाल लें, तो दो ही थे पहले, एक कॉइन के दो ही थे, 2 इंटू 3 कितने केसेस हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, गलत, गलत। ऐसे नहीं करते कि जितनी बार उछाला उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सुनना ध्यान से, हम क्या करेंगे भाई, एक कॉइन के दो केसेस, तो दूसरे कॉइन के भी दो ही केसेस, तीसरे कॉइन के भी दो ही केसेस। तो ये एक कॉइन है, अब ये दूसरा कॉइन है भाई, इसके दो केसेस थे, ये दूसरे कॉइन के भी दो केसेस हैं, अब तीसरे कॉइन के भी एक केस थोड़ी ना है, दो ही केसेस है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आउटकम्स होंगे। यानी कि हर एक कॉइन के जितने जितने आउटकम्स पॉसिबल हैं उतने नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अपन ने क्लास इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग में सीखा था कि ये प्लेस कितने लोगों से भरी जा सकती है, इनटू ये प्लेस कितने लोगों से भरी जा सकती है, इनटू ये प्लेस कितने लोगों से भरी जा सकती है। तो मैंने एक कॉइन उछाला तो हेड या टेल, दो पॉसिबल आउटकम्स, फिर दोबारा उछाला हेड या टेल, दो पॉसिबल आउटकम्स, फिर तिबारा उछाला हेड या टेल, दो पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8। मान लो 4 बार उछालें तो एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी हो जाएंगे, 16। तो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक्चुअली क्या किया आपने, 2 की पावर 4 लगा दी। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उसकी पावर लगा दें जितनी बार उछाल रहे हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उसकी पावर लगा दें जितनी बार उछाल रहे हैं। पॉसिबल केसेस दो, कितनी बार उछाल रहे हो सर, 4 बार। तो जो आप कह रहे हो ना 2 इंटू 4 करो, 2 इंटू 4 मत करो, 2 की पावर 4 करो। समझ गए। और आपको एक बार ये पता चल गया ना भाई कितने केसेस हैं, तो लिखना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन को 4 बार ही उछाला, हमको पता है अंदर से कि 16 केसेस हैं, हमने लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, और हमारे 13 केसेस ही बने, ये 12 केसेस ही बने। तो आपको खटकेगा यार 4 केसेस, और आप दिमाग लगाओगे कि हाँ यार 4 केसेस छूट रहे हैं, फिर आप दिमाग लगा के उसको लिख ही डालोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आपको लगेगा 13 ही केसेस होते होंगे, कर दो बंद, हटाओ। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितने केसेस होते हैं। तो हाउ टू राइट अ सैंपल स्पेस में एक लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो नीचे टॉपिक, हाउ टू राइट अ सैंपल स्पेस।
we will first we will make use we will make use the concepts of permutation and combination, the concepts of permutation and combination to first ascertain the number of total possible outcomes, the number of total possible outcomes of a random experiment, and then we will start writing and then we will start writing इट्स सैंपल स्पेस। पहले सोचना है कितने होंगे, बाद में लिखना स्टार्ट करना है ना, ऐसे नहीं अलटप्पे उठा के स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, स्टार्ट राइटिंग इट्स सैंपल स्पेस। ठीक है ना, यूजिंग यूजिंग द यूजिंग द सीक्वेंस लॉजिक्स। सीक्वेंस के हिसाब से आपको बढ़ाना है। जैसे मान लो चार हैं तो चार हेड, फिर तीन हेड, फिर दो हेड, फिर एक हेड। पांच है तो पांच हेड, चार हेड, तीन, ऐसे सीक्वेंस को यूज करो, यूजिंग द सीक्वेंस लॉजिक्स। ठीक है ना। और एक फॉर्मूला जो तैयार करवाया मैंने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कह दें, या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कह दें, या फिर और पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे डाइस में दो होते हैं, डाइस में सिक्स होते हैं, कॉइन में दो होते हैं, पत्ते अगर अपन 52 पत्तों की बात करें तो उसमें से 52 आउटकम्स होते हैं। ये सब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर अपन उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसको अपन ने अभी बताया ट्रायल, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो अपन पहले असरटेन कर लें, उसके बाद अपन उसका सैंपल स्पेस आसानी से लिख पाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द, इसमें लिखेंगे हम in the repeated trials, in the repeated trials, in the repeated trials of an experiment, the repeated trials of an experiment कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, number of possible outcomes in one trial, number of possible outcomes, number of possible outcomes in वन ट्रायल। एक ट्रायल में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, डिवाइड, सॉरी, की पावर, कितनी बार आपने वो ट्रायल रिपीट किया है ना, इन वन ट्रायल की पावर, की पावर, एक मिनट, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन वन ट्रायल की पावर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, इन वन ट्रायल की पावर, स्पेस की कमी है थोड़ी सी, एक मिनट रुको, थोड़ा सा इस लाइन को ऊपर कर देता हूँ, वन सेकेंड, स्पेस बनाते हैं। ठीक है, की पावर हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स।
ठीक है, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं एक ट्रायल में वो तो ले लो बेस, और फिर कितने पॉसिबल आउटकम्स है, हाउ मेनी, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स आप, मतलब सपोज करो आप सिक्के को दो बार उछाल रहे हो, तो एक बार उछालने में दो आउटकम्स होते हैं। सिक्के को दो बार उछाल रहे हो, एक बार उछालने में दो आउटकम्स होते हैं। ठीक है, और आप दो बार उछाल रहे हो तो टू की पावर टू, सपोज करो आप तीन बार उछाल रहे हो तो टू की पावर थ्री, जितनी बार उछाल रहे हो वो पावर में लगाते जाना, बढ़ाते जाना, थ्री फोर फाइव पॉसिबल आउटकम्स एक ट्रायल में नीचे रखना। जैसे एक डाइस को उछालने में छह पॉसिबल आउटकम्स है, अब आप डाइस को छह तीन बार उछाल रहे हो तो छह की पावर तीन। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है इन रिपीटेड ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसको एक फॉर्मूला में पैक कर दो, और फिर एज एन एग्जाम्पल, एक वैसे आपकी वो एक्सरसाइज में भी है आगे, बट एज एन एग्जाम्पल अपन एक रफली डिस्कस कर लेते हैं केस, है ना, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैसे अपन सैंपल स्पेस एक्चुअली लिखते हैं। ठीक है, ओके फाइन। चलो तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लें। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज में भी आगे, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग कॉइन फोर टाइम्स ले लो, टॉसिंग ए कॉइन फोर टाइम्स, टॉसिंग अ कॉइन फोर टाइम्स, और वैसे मैंने आपको नोट पे लिखवा ही दिया है कि टॉसिंग ए कॉइन फोर टाइम्स कर लो, या फिर और लगा के टॉसिंग फोर कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक ही एक्सपेरिमेंट है, सैंपल स्पेस एक ही होगा, टॉसिंग फोर कॉइन्स साइमल्टेनियसली, लेट्स से दिस इज द एक्सपेरिमेंट, लेट्स से दिस इज द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो है सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में एक्सरसाइज में तो लिखना ही है अपने को सब में। डन, तो कोशिश करते हैं इसके लिखने की। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको ये असर्टेन करना है कि कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। ठीक है ना, सैंपल स्पेस को अगर अपन एस कहते हैं तो उसके सैंपल स्पेस इज ए सेट, तो उसके नंबर ऑफ आउट एलिमेंट्स को अपन क्या कहेंगे, एन ऑफ एस, जैसे अपन सेट थ्योरी में पढ़ते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज ए सेट, तो इसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, उसको अपन एन ऑफ ए करके डिनोट कराते थे। तो अभी सैंपल स्पेस जो है एक सेट है, तो सेट है तो जिसको अपन एस लेटर से डिनोट किया है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपन किससे डिनोट कराएंगे, एन ऑफ एस। तो पहले अपन निकालेंगे एन ऑफ एस, पहले क्या निकालेंगे, एन ऑफ एस। सो एन ऑफ एस कैसे निकालेंगे, देखो, एक कॉइन को जब एक बार टॉस करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और आपने कितनी बार ट्रायल को रिपीट किया, फोर टाइम्स, सो यू विल राइट इट लाइक दिस, टू की पावर फोर इक्वल टू की पावर फोर होती है सिक्सटीन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्सटीन आउटकम्स हैं, तभी तो जाके आप सैंपल स्पेस लिख पाओगे। तभी तो आप नहीं तो आप कोई आउटकम मिस भी कर सकते हो, कोई आउटकम डबल काउंट भी कर सकते हो, है ना। आपको पता है कि 16 करने, तो फिर 16 के हिसाब से माइंडसेट चलेगा और आप 16 आउटकम्स पूरे लिख पाओगे। ठीक है ना, पहले ये पता होना चाहिए। टू की पावर फोर हो जाएगी, नहीं तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं, जो काउंटिंग वाली फंडामेंटल थ्योरम थी अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखी थी, कि एक बार डाइस कॉइन को उछाला तो दो पॉसिबल आउटकम्स, फिर दोबारा उछाला तो अगेन दो पॉसिबल आउटकम्स, फिर तिबारा उछाला फिर दो पॉसिबल आउटकम्स, फिर चौथी बार। आपको चारों ही केसेस लेने हैं, एंड एंड, और आगे चल के भी आप सीखने वाले हैं। एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी की दुनिया में एंड का मतलब होता है, सेट थ्योरी में होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के लिए अपन जब क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप अभी नेक्स्ट सीखने वाले हो। सो टू की पावर फोर इक्वल टू सिक्सटीन, ये दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसका सैंपल स्पेस लिखना है अपने को ना, तो 16 आउटकम्स है मेरे माइंड में है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, सीक्वेंस मैंने क्या कहा था, यूजिंग द लॉजिक ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस से चलो। जैसे कि सपोज करो हमने पहले ले लिया कि चारों के चारों हेड, चारों के चारों हेड, हेड 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 हेड। ठीक है, देन अब एक टेल कर दो, हेड 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 टेल। अब एक टेल किया तो ये टेल जरूर थोड़ा लास्ट में इधर भी खिसक सकता है, हेड हेड, इधर खिसका दो टेल हेड,
फिर और इधर खिसका दो, हेड टेल हेड हेड, फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आओ, टेल हेड हेड हेड। तो देखो सीक्वेंस के हिसाब से जब अपन चले तो 4 हेड्स वाले केसेस काउंट हो गए, 3 हेड्स वाले केसेस भी काउंट हो गए, ये चारों, है ना। अब ये हो गया 4 हेड्स, ये हो गया 3 हेड्स, सीक्वेंस के साथ चलेंगे। अब 2 हेड्स, तो 2 हेड्स के केसेस काउंट करेंगे। तो एक बार पहले अपन काउंट कर लेते हैं, देखें काउंट कर पाते नहीं हुआ तो फिर एक लॉजिक और बताऊंगा आपको, वही मेकिंग द यूज ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने कहा उसके हिसाब से भी अपन पता लगा सकते हैं ये 4 हेड्स के कितने केसेस हैं, 3 हेड्स के कितने केसेस हैं। पर एक बार चलो उसका अभी ना सहारा लेते तो देखो हमारे सामने कितनी जो प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे 3 हेड्स के बाद 2 हेड्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। देखो 2 हेड्स, तो आपने कहा कि 2 हेड्स, हेड हेड टेल टेल, ये 2 हेड्स चाहिए आपको, हेड हेड टेल टेल। फिर आप क्या कहोगे कि सर एक काम करो, ये 2 टेल टेल है इनको सेंटर में कर दो, हेड टेल टेल हेड। फिर आप क्या कहोगे, सर दोनों टेल को स्टार्टिंग में कर दो, टेल टेल हेड हेड। अब आपको लगेगा कि सारा काम हो गया है ना, लेकिन आपको अगर ये पता है कि 2 हेड्स के 6 केसेस हैं, 3 केसेस ही काउंट हुए हैं अभी तक बेटा, 6 केसेस हैं, तो वो 6 केसेस अगर आपके माइंड में है कि हाँ 6 हैं 6 हैं 6 हैं, तो ही तो आप दिमाग लगाओगे कि यार 3 केस कौन से रह गए। आपको पता ही नहीं कि 6 केसेस है, तो आपको लगेगा हो गया सारा काम। अब 3 केसेस और हैं, अब कैसे पता चला कि 6 केसेस है वो भी बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ, है ना। तो 3 केसेस तो ये हो गए। अब देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना, एच डी, देखो देखो देखो, एच टी, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है ना, टी एच। अभी भी एक केस छूट रहा है, सोचो सोचो सोचो, एच ले लिया क्या, एच ले लिया। देखो टी कहीं भी नहीं लिया, टी एच एच देखो सबका उल्टा भी सोचा करो। देखो इसका उल्टा ये है ना, एच टी का उल्टा ही है, लेकिन इसका उल्टा कहाँ है, इसका उल्टा नहीं है ना, टी। अब क्यों सोच रहा हूं मैं एक एक केस छूट रहा है, क्योंकि मुझे पता है 6 केसेस है। तो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, तभी आप उसका सैंपल स्पेस राइट डाउन कर सकते हो। तो इसका उल्टा रह गया है, सो वी कैन राइट इट एज टी। तो देखो 4 हेड्स हो गए, ये 4 हेड्स थे, ये 3 हेड्स थे, ये 2 हेड्स थे। अब एक ही हेड, अब एक हेड और 3 हेड का केस सेम ही बनेगा, जिस मतलब उतने ही नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, 3 हेड और अब जो एक हेड लिखने वाला उसको, क्योंकि एक हेड के साथ 3 टेल भी तो हो गए ना, एक हेड के साथ क्या हो गए, 3 टेल भी तो हो गए। तो अगर 3 हेड के 4 केसेस बने तो 3 टेल के भी 4 केसेस बनेंगे ना, ऐसे भी देख सकते हो। सो अब आपको क्या करना है, एक ही हेड करना है, बाकी 3 टेल करने हैं। तो ऐसे कर सकते हो, आपने ऊपर जो केसेस लिखे हैं जस्ट इसका उल्टा कर दो। भाई ये क्या है, 3 हेड्स प्लस 1 टेल, इसका जस्ट उल्टा कर दें तो अब क्या आ जाएगा, 1 हेड प्लस 3 टेल्स। तो जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है, एच की जगह टी लिख दो, टी की जगह एच लिख दो। तो कैसे, 3 हेड 1 टेल था, अब 3 टेल 1 हेड, 3 टी टी एच। अब जैसे उसमें टी को शिफ्ट करते गए, अब इसमें एच को शिफ्ट करते जाओ। सो टी टी एच टी, और शिफ्ट कर दो जरा, टी एच टी टी, और शिफ्ट कर दो जरा, स्टार्टिंग में ले आओ एच ट्रिपल टी। और एक लास्ट केस बनेगा जिसमें चारों के चारों ट्रेल यानी कि 0 हेड्स, है ना, टेल 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 टेल, और ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट। तो इस तरीके से अपने को सैंपल स्पेस लिखना है। अगली पूरी एक्सरसाइज में अपन ये काम करने वाले हैं, उसमें एक क्वेश्चन भी है ये 4 हेड्स लिखने का, है ना, 4 टाइम्स कॉइन को टॉस करने का, लेकिन वो क्वेश्चन चलो मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया, उधर फिर से समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इंट्रोडक्शन में क्या, एक एग्जाम्पल होना जरूरी है, तो एग्जाम्पल अपन अच्छा वाला लिया ताकि अब छोटे मोटे एग्जाम्पल तो आप कर ही लोगे, ठीक है। हाँ मैं बात कर रहा था कि सर आपको कैसे पता चला ये 6 कैसे, ये तो देखो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा था। देखो आपको क्या चाहिए, 4 हेड्स, आपको 4 हेड्स चाहिए। तो आपके पास 4 सिक्के हैं, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और चारों के चारों सिक्के मतलब हमने सीखा था वहां पे, अगर आइडेंटिकल केसेस होते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो चारों के चारों हेड्स सेम है, तो 4 हेड से डिवाइड भी हो जाएगा। तो 4 हेड से 4 हेड 1 ही केस बना था, चेक करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 बार आप उछाल रहे हो, है ना, और 3 आइडेंटिकल केसेस हैं, हेड 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 हेड, हर बार 3 आइडेंटिकल केसेस हैं, तो कितने केसेस बनेंगे के लिए, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करोगे तो 4 आएगा। देखो 4 केसेस बने थे। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे 4, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब 4 बार आप सिक्का उछाल रहे हो ना, 4 पोजीशंस भरनी है, ऐसे मानो 4 पोजीशंस भरनी है, और उसमें से 2 हेड हैं और 2 टेल हैं, तो 2 आइडेंटिकल हैं और अगेन 2 आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल और दोबारा 2 फैक्टोरियल। सो इसको जब आप काट पीट के देखोगे तो 6 आएगा। फिर अगेन यहाँ पे आ जाओ, 4 फैक्टोरियल टोटल, और अगेन अब 3 टेल सेम है, तो 3 फैक्टोरियल, ये अगेन 4 आ गया, ठीक है ना, ये वाले केसेस। और लास्ट में आ जाओ वापस आप, 4 फैक्टोरियल और चार और टेल सेम है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड करूंगा तो बात। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा भरपूर सहायता लेनी है
अभी आपके एक्सरसाइज में या अभी आपकी बुक में इसने इसका सहारा लेने के लिए एक्सरसाइज 16.1 में या 2 में इतना ज्यादा नहीं यूज किया जितना कि 16.3 हम इसलिए इसमें यूज किया, लेकिन मैं तो कहूंगा पहले से यूज करो, है ना। ऑफिशियली मत यूज करो, अनऑफिशियली तो यूज करो भाई। ऑफिशियली वो नहीं कह रहा कि एग्जाम्पल में ऐसा यूज करो, लेकिन अनऑफिशियली तो हम सीख सकते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली यार हमको सैंपल स्पेस बनाना है, उसको थोड़ा ना बनाना है। वो तो कह देगा कि ऐसे सोच के लिख दो, नहीं आ रहा सोचने में तो फिर हम अगली टेक्निक्स जो उसने बाद में बताइए पहले यूज करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। सो दिस वे वी कैन राइट डाउन द सैंपल स्पेस। तो अब ज्यादा इंट्रोडक्शन में चर्चा ना करते हुए अब अपन एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे तो फिर बहुत सारे हैं, डाइस को भी थ्रो करना होता है और बहुत सारी चीजें है ना। ओके, सो ये सारी चर्चाएं फिर अपन नेक्स्ट अब जो एक्सरसाइज आएगी उसमें करेंगे, ठीक है ना। अब खत्म करने से पहले लास्ट टाइम में देखो, जब ना डाइस थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल केसेस हैं, है ना। कॉइन टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल केसेस हैं। 52 कार्ड्स का एक सूट जो टोटल डैक होता है उसकी डिस्क्रिप्शन आप ले लो, क्योंकि बाकी सब तो आप कर लोगे। जैसे डाइस थ्रो करोगे तो 6 केसेस, और कॉइन टॉस करोगे तो 2। जनरली तीन ही चीजें हैं, कॉइन, डाइस एंड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स की एक बार अपन नॉलेज ले लेते हैं, 10th में भी ले ली थी, एक बार फटाफट से और रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर इसका टाइम नहीं मिलेगा। तो कुछ अगर कंफ्यूजन तो यहाँ क्लियर हो जाए ना। तो एक लास्ट टॉपिक और नोट डाउन कर लो, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बुक में नहीं गिवन है, लेकिन अपने को एडवांस में पढ़नी, एक्स्ट्रा में पढ़नी पड़ती है। जैसे 52 कार्ड्स का जो डिस्क्रिप्शन है, लेट से अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो बुक तो ये मानती है भाई 10th में पढ़ लिया, बेचारे ने नहीं पढ़ा तो क्या करें, कोरोना आ गया उसके लिए। चलो जी, तो अपन उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं फटाफट से। डिस्क्रिप्शन ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स जो होते हैं ना बेटा, वो बेसिकली दो कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं सबसे पहले तो, है ना। 52 कार्ड्स जो हैं, सबसे पहली बात तो वो 2 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं। हाउ मेनी कलर्स? 2 कलर्स, ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड ब्लैक एंड रेड। चलो एक काम करता हूँ, मैं ब्लैक को ब्लैक कलर से ही लिखता हूँ ताकि फीलिंग आएगी बढ़िया। ब्लैक कलर एंड रेड को, ब्लैक कितने होंगे? ब्लैक हो जाएंगे 26 आधे, और फिर रेड कलर भी कितने हो जाएंगे? 26। ठीक है। अब ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर। अब ब्लैक कलर जो है ना वो 2 सूट्स में डिवाइड है, और रेड कलर भी जो है ना वो 2 सूट्स में डिवाइड है। तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास 4 सूट्स हो गए। तो ब्लैक कलर को 2 सूट्स में डिवाइड किया हमने, और फिर रेड कलर को भी हमने 2 सूट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। ओके, सो ब्लैक कलर के जो 2 सूट्स का नाम है वो है, आपको बताना चाहिए, 10th में भी सिखाया था। हिंदी में तो कहते हैं, देखो 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं, हुक्कम, चिड़ी, ईंट और पान। ठीक है ना, इनको इंग्लिश में हमको इनके वर्ड्स पता होने चाहिए। तो ब्लैक कलर के जो सूट हिंदी में होते हैं चिड़ी और हुक्कम। तो चिड़ी और हुक्कम को इंग्लिश में कहते हैं स्पेड फॉर हुक्कम, एंड चिड़ी को कहते हैं क्लब। सो स्पेड के 13 कार्ड्स, देन क्लब वाले सूट के भी 13, ये सूट्स कहलाते हैं, सूट्स। ठीक है, स्पेड के 13 कार्ड्स, देन क्लब के 13 कार्ड्स। और रेड में जो हिंदी में सूट्स होते हैं रेड कलर के होते हैं पान और ईट, है ना। और इंग्लिश में कहते हैं पान को हार्ट के 13 कार्ड्स, एंड देन इधर आ जाओ, ईट को कहते हैं डायमंड के 13 कार्ड्स। तो जो इंग्लिश में चलता है हुक्म वो ये है, फिर जो चिड़ी वो ये है, और फिर जो पान वो ये है, और जो ईंट वो ये है ना। 13 कार्ड्स आ गए चारों सूट्स में। अब हर एक सूट में इक्वल नंबर ऑफ इक्वल टाइप ऑफ कार्ड्स हैं, 13 13, है ना। तो किसी भी एक सूट को मैं बता देता हूँ, लेट से स्पेड को मैं बता देता हूँ, तो जो स्पेड में होंगे वैसे ही क्लब में होंगे, वैसे ही हार्ट में होंगे, और वैसे ही डायमंड में होंगे। तो मैं एक स्पेड की डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ठीक है ना, इसको बता देते हैं बस स्पेड। तो देखो उसमें क्या होते हैं, सबसे पहले आ जाओ डायमंड, ओ सॉरी व्हाट, किंग, सबसे बड़ा किंग अपन कहते हैं। किंग के बाद आ जाओ आप क्वीन,
और क्वीन के बाद आ जाओ आप किंग, क्वीन एंड जैक। जैक इंग्लिश में नाम है, हिंदी में क्या नाम है? बादशाह, बेगम और गुलाम। ये तीन कार्ड्स को कहा गया है फेस कार्ड्स। इन तीन कार्ड्स को क्या कहा गया बेटा? फेस कार्ड्स। दीज थ्री आर फेस कार्ड्स, क्योंकि इस इन कार्ड्स के अंदर किसी न किसी का फेस होता है। आप किंग में देखोगे एक बादशाह का फेस, क्वीन में रानी का फेस, बेगम का, जैक में गुलाम का फेस। ठीक है ना? फेस कार्ड्स के बाद आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे लिए तीन तो कवर हो गए, बचे 10। 10 में से देखो एक होगा इक्का, एस। और फिर बचे हुए जो 9 हैं वो नंबर्स हैं फ्रॉम 2 to 9। फ्रॉम 2 to 9। तो ये हो गया 13 पत्तों का डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना? चार, तीन तो फेस कार्ड्स हो गए। ठीक है, एक हो गया हमारा इक्का, चार हो गए, और 2 to 9 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 2 to 9 नहीं, 2 to 10। 10 भी तो होगा, नॉट 2 to 9, 2 to 10। इक्का ही तो कटा इसमें से भाई। 10 नंबर्स होते हैं, एक से लेके 10 तक जो नंबर्स होते हैं उसमें से इक्का बस यहाँ पे एस में शामिल है। बाकी 2 to 10, नॉट 2 to 9, सॉरी। तो हो गए ना, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 कार्ड्स ही हो गए। एक इक्का हो गया 10, और तीन 13 कार्ड्स हो गए। और ऐसे 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 कैसे 13 क्लब में, ऐसे कैसे हार्ट में, और ऐसे कैसे ही डायमंड में हमारे पास कार्ड्स होते हैं। तो ये 52 कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन है। ये आपको एंड तक याद होना चाहिए, नॉट ओनली इन 11th बट ऑल्सो इन 12th एंड फर्दर। ठीक है? और बाकी डाइस में तो 6 आउटकम्स होते हैं, उसमें कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, बहुत छोटी मोटी बात है ना। चलिए, सो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड दैट इज इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 16.1। नेक्स्ट सेशन में अपन 16.1 को खत्म कर डालेंगे। जितनी नॉलेज अपन ने सीखी है एक्चुअली अपन ने मोर देन रिक्वायर्ड सीख ली है। बाकी अपन जो है मोर देन रिक्वायर्ड सीख ली है। इतनी भी जरूरत नहीं थी, बट चलो अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख लिया, उससे अपन को क्वेश्चंस करने में सावधानी होगी। अच्छा, एक चीज और, सैंपल स्पेस में अपन कॉमा लगाते नहीं लगाते हैं, देखो एक नोट दिया हुआ है, वो हमारी प्रॉब्लम है या हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारी सहूलियत है। वो कभी भी नहीं कहेगा कि लगाओ या मत लगाओ। जैसे आप H, H भी लिख सकते हो, वो H भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन देखो 1, 2 तो लगा ही देना चाहिए, नहीं तो अगर अपन 1, 2 लिख देंगे तो फिर वो 12 दिखाई देगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो अपने को कॉमन सेंस से पता होनी चाहिए। क्या कह रहा है? द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर ऑर्डर्ड एज सच, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी द कॉमास आर ओमिटेड फ्रॉम द, सिंपल लगे इसलिए एच लिख दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड